नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया में पार्ट थर्ड हम यहाँ पे लेके आए हैं, जिसके अंदर जो है हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की और बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन की सिकल सेल एनीमिया में। ना सिकल सेल एनीमिया के पहले दो पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसके क्लिनिकल साइन और जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा था। ट्रीटमेंट की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया का जो परमानेंट ट्रीटमेंट होता है वो होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हमने पढ़ा ये एक जेनेटिक डिजीज है जो कि पेरेंट्स से रिसीव करते हैं, और परमानेंट इलाज वही है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, क्योंकि जो सेल बनती है और उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन बनता है वो हीमोग्लोबिन एस में कन्वर्ट हो जाता है और आरबीसी की सिकलिंग हो जाती है और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो अब वो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और जब भी बॉडी में हाइपोक्सिया होगा वो हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का शेप वो सिकल शेप में कन्वर्ट कर देगा। तो परमानेंट इलाज यही है कि हम जो बनने का प्रोसेस है हीमोग्लोबिन का वही चेंज करें, और हीमोग्लोबिन या ब्लड सेल का फॉर्मेशन जो होता है वो बोन मैरो हाउस से होता है। तो अल्टीमेट इलाज तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, लेकिन वो अगर पॉसिबल जो है होना बाद की बात है। लेकिन अगर कोई बच्चा सिकल सेल एनीमिया है तो प्राइमरी ट्रीट क्या रहेगा, तो प्राइमरी हमारा केयर जो है वो फोकस रहता है ऑन द प्रिवेंशन। किस पे फोकस रहता है? ट्रीटमेंट जो है वो किस पे फोकस है? प्रिवेंशन के ऊपर। प्रिवेंशन के ऊपर ये आपको ध्यान रखना है कि वी फोकस ऑन प्रिवेंशन। और किसका प्रिवेंशन करना है? सिकलिंग क्राइसिस का, है ना। वो सिकलिंग क्राइसिस ना हो तो उसको प्रिवेंट करना है हमें। तो हमें प्रिवेंट करना है एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन। किसका एक्सपोजर प्रिवेंट करना है? इन्फेक्शन का एक्सपोजर। इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन जब भी होगा बॉडी में हाइपोक्सिया होगा, तो इन्फेक्शन का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। हमें मेंटेन करना है हाइड्रेशन को। जो है ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है कि नॉर्मल हाइड्रेशन जो है उसको मेंटेन करो। तो ये बहुत दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा सिकल सेल एनीमिया का है उसका हाइड्रेशन मेंटेन करो, और उसके इन्फेक्शन से उसको क्या करो? प्रिवेंट करो। अगर कोई बच्चा सिकलिंग क्राइसिस लेके आया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है उसको इंट्रावेनस फ्लूइड दो। सबसे पहली बात है फ्लूइड। देखो, चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी बच्चा सिकलिंग क्राइसिस, यहाँ से सवाल बना है और कई बार बना हुआ है कि अगर कोई बच्चा लेके आया सिकलिंग क्राइसिस तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक चीज तो उसमें हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है। एक तो चीज क्या हो रही है? हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है ट्रीटमेंट के अंदर। तो हाइड्रेशन के लिए हम क्या देते हैं? फ्लूइड देते हैं। दूसरा, उस बच्चे को क्या देना है? ऑक्सीजन देना है। दूसरा क्या देना है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन ये दूसरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। इंट्रावेनस फ्लूइड और ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऑक्सीजन जो है वो हाइपोक्सिया को कम करेगा, और इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे तो डाइल्यूशन होगा, क्योंकि आरबीसी जो होती है उसने जो सर्कुलेशन है उस सर्कुलेशन को हमने पढ़ा था पहले भी कि क्या कर रखा है, सर्कुलेशन के अंदर कंजेशन कर रखा है, क्लंपिंग हो रखी है, क्लोटिंग हो रखी है आरबीसी की। तो वो सर्कुलेशन जो है ऑब्स्ट्रक्टेड है उसको डाइल्यूट करने के लिए फ्लूइड की जरूरत होती है। ब्लड के फ्लो को सेल और टिश्यू तक पहुंचाने के लिए फ्लूइड की जरूरत होती है। ऑक्सीजन लगाएंगे तो हाइपोक्सिया जो है वो कम होगा। अच्छा, तीसरा प्रॉब्लम हो रहा था कि ड्यू टू द लेस ब्लड सप्लाई टू द सेल और टिश्यू, वहां पे प्रॉब्लम हो रही थी कि पेन बहुत ज्यादा हो रहा था। तो उसको पेन को मिनिमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पेन को कम करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि उस बच्चे को क्या कराओ? बेड रेस्ट कराओ। क्या कराओ? बेड रेस्ट। बेड रेस्ट दो। और एक कंसेप्ट होता है कि उसको क्या दो? एनाल्जेसिक। तो बेड रेस्ट दो, और इसके अलावा क्या एडमिनिस्ट्रेशन करो? एनाल्जेसिक और सेडेशन। उससे क्या होगा? पेन मिनिमाइज होगा, है ना। तो हमने एनाल्जेसिक देना है, हमने सेडेशन देना है, हमें बच्चे को बेड रेस्ट कराना है। इससे टिश्यू की ऑक्सीजन डिमांड कम होएगी, और जो है बच्चे को पेन में रिलीव आएगा, क्योंकि हाइपोक्सिया की वजह से ही वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है और पेन बढ़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैनेजमेंट के अंदर, कि पहले इंपॉर्टेंट बात कि सिकल सेल एनीमिया का ट्रीटमेंट जो है वो प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन किससे करना है? इन्फेक्शन से। प्रिवेंशन किससे करना है? डिहाइड्रेशन से। और अगर कोई सिकलिंग क्राइसिस लेके आया तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हाइड्रेशन को मेंटेन करना बाय आईवी फ्लूइड। इसके अलावा जो है वहां पे ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना, इसके अलावा बेड रेस्ट देना, और इसके अलावा एनाल्जेसिक और सेडेशंस वहां पे बच्चे को हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में रहता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो ब्लड सेल
उस न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी के अंदर है वो सारी ब्लड सेल जो है हाइपोक्सिया की वजह से हीमोग्लोबिन एएस में कन्वर्ट हो गया और आरबीसी जो है उसकी सिकलिंग हो गई है। तो हम बाहर से आरबीसी देंगे, ये आरबीसी जो है वो उस तरह की आरबीसी नहीं है, इसके अंदर वो हीमोग्लोबिन नहीं है जो सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो जब हम बाहर से ब्लड देंगे तो अंदर जो है बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन को कैरी करेगा और बच्चे में हाइपोक्सिया को मिनिमाइज करेगा, तो और फर्दर सिकलिंग होना रुक जाएगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और आरबीसी टूट गई है, एनीमिया की कंडीशन है, तो ट्रांसफ्यूजन एक सबसे अच्छा ऑप्शन है बॉडी में टिश्यू और सेल को ब्लड की सप्लाई को बढ़ा। अगला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ड्रग्स के अंदर आती है कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड जो होती है वो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। कैसी ड्रग है ये? एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन को कम करेगी, और जब इन्फ्लामेशन कम होगा तो पेन में रिलीफ आएगा। किस में रिलीफ आएगा? पेन रिलीफ होगा। यहाँ पे हमने बोला टिश्यू नेक्रोसिस होती है और पेन होती है, इन्फ्लामेशन रहता है, तो इन्फ्लामेशन कम होगा तो पेन में क्या आएगा? रिलीफ। तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है स्टेरॉइड। इसके अलावा जो है स्टेरॉइड जब इन्फ्लामेशन कम करेगी तो एक्ट एज ए एनाल्जेसिक, दर्द को भी कम करेगी, और इसके अलावा ये ऑक्सीजन की नीड को भी कम करती है। स्टेरॉइड जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन देती है, पेन में रिलीफ में मदद करेगी, इन्फ्लामेशन कम करेगी, और ऑक्सीजन की डिमांड को भी कम करती है। तो मल्टीपल एक्शन है स्टेरॉइड के। स्टेरॉइड जो है इंपॉर्टेंट ड्रग्स यहाँ पे बनी हुई है। ड्रग्स के अंदर ही अगला इंपॉर्टेंट ड्रग हम काम में लेते हैं डीफेरासिरोक्स। डीफेरासिरोक्स या डेसिरोक्स इसको हम कहते हैं। ये एक तरह का चिलेटिंग एजेंट है, इसको डेसिरोक्स के नाम से अवेलेबल होती है, और ये चिलेटिंग एजेंट है। आयरन की टॉक्सिसिटी का, आयरन जो है उसकी टॉक्सिसिटी का एंटीडोट माना जाता है डीसिरोक्स को। आयरन जो है उसकी टॉक्सिसिटी जब भी बॉडी में होती है तो एज ए एंटीडोट हम इसको काम में लेते हैं। यहाँ पे जब आरबीसी सिकल सेल में हो रही है, आरबीसी का लाइफ स्पान जो 120 दिन का था वो सिर्फ 20 दिन का रह गया, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ आरबीसी बहुत ज्यादा टूटेगी, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। और जब भी आरबीसी टूटती है, हमने पहले भी पढ़ा है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर की, जब भी आरबीसी टूटती है तो जो आयरन है वो बॉडी से कहीं भी बाहर नहीं जाता है, वो फेरिटिन फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और आयरन जब बॉडी में स्टोर होता है फेरिटिन फॉर्म में, और जब वो बहुत ज्यादा होता है तो फेरिटिन कन्वर्ट हो जाता है हीमोसिडेरिन के अंदर, और कंडीशन कहलाती है हीमेसिडेरोसिस। और जब वो बॉडी के सेल और टिश्यू को नुकसान पहुंचाए तो उसको बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। तो आयरन की टॉक्सिसिटी से हीमेसिडेरोसिस और हीमोक्रोमेटोसिस की कंडीशन ना हो, इसके लिए हम यहाँ पे बच्चे को देते हैं डेसिरोक्स। या आयरन की टॉक्सिसिटी को या आयरन के लेवल को बॉडी में कम करने में मदद करेगी, जिससे बॉडी में और फर्दर जो है नुकसान से बॉडी को बचाया जा सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, यहाँ पे काम में लिया जाता है। अगली इंपॉर्टेंट दवाई है हाइड्रोक्सी यूरिया। हालांकि हाइड्रोक्सी यूरिया दवाई के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन ये दवाई यहाँ पे क्राइसिस को मिनिमाइज, ये डिक्रीज करती है क्राइसिस को, डिक्रीज करती है क्राइसिस को, सिकलिंग क्राइसिस को कम करने में ये मदद करती है, डिक्रीज करती है पेन को, दर्द को कम करने में भी इसका रोल है हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग। हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग को हम फार्माकोलॉजी के अंदर और विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी यहाँ याद रखना आपको कि हाइड्रोक्सी यूरिया इन सिकल सेल एनीमिया क्राइसिस को मिनिमाइज करेगी, पेन को कम करेगी। डेसिरोक्स आयरन की टॉक्सिसिटी को या आयरन के लेवल को कम करेगी। स्टेरॉइड इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, पेन को रिलीव कराएगी, ऑक्सीजन की डिमांड को कम करेगी। तो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो यहाँ पे यूज किया जाता है। इनके अलावा हमने क्या दिया? हमने आईवी फ्लूइड दिया, हमने ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन किया, हमने एनाल्जेसिक दिया, हमने बेड रेस्ट करवाया बच्चे को, और इसके अलावा जो है हमने वहाँ पे न्यूबॉर्न जो बेबी था उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, वो एक तरीका था। और इसके अलावा ड्रग्स में स्टेरॉइड, डेसिरोक्स और हाइड्रोक्सी यूरिया दवाई हम यहाँ पे काम में लेते हैं इन सिकल सेल एनीमिया। इन्फेक्शन ना हो, हमने बोला इन्फेक्शन को क्या करना है? प्रिवेंशन। तो फॉर प्रिवेंटिव पर्पज वी यूज द ओरल पेनिसिलिन, लो डोज ऑफ ओरल पेनिसिलिन। लो डोज ऑफ ओरल पेनिसिलिन क्या करेगा? ये प्रिवेंट करेगा। और किसको प्रिवेंट करेगा? इन्फेक्शन को। और हमारा पहला तरीका यही था कि हम किस पे फोकस करते हैं? इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में। क्यों? क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि बॉडी में इन्फेक्शन ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ाता है, और जब भी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी आरबीसी के कंटेंट में ऑक्सीजन की कमी होगी, आरबीसी जो है वो सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें लो डोज में पेनिसिलिन लगातार देना होता है इन बच्चों में, ताकि इसमें इन्फेक्शन को क्या कर सके? प्रिवेंट कर सके। एंड लास्ट जो सबसे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अगर आपको कोई भी पूछे सिकल सेल एनीमिया का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट और एक है डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था, और दैट इज हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या रहता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। दिस इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर द सिकल सेल एनीमिया।
सिकल सेल एनीमिया का जो बच्चा रहता है उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सिकल सेल क्राइसिस की। क्या प्रॉब्लम होती है? सिकल सेल क्राइसिस। सिकल सेल क्राइसिस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सिकल सेल क्राइसिस। जब भी सिकल सेल क्राइसिस जो है वो एक एक्यूट एग्जासर्बेशन है इस तरह की इस बीमारी का, मतलब सिकल सेल एनीमिया का तो बच्चा है ही, लेकिन अचानक से सिम्टोमेटिक हो जाती है डिजीज जब बच्चा क्या किस प्रॉब्लम के साथ में आता है? सिकल सेल क्राइसिस के साथ में। और ये एक तरह का मैं कॉम्प्लिकेशन बोलता हूँ, है ना। हालांकि ये डिजीज का हिस्सा है, लेकिन अपन बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन के रूप में अराइज होता है, एक्यूट एग्जासर्बेशन होता है और सीवियरिटी और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। ये जो सिकल सेल क्राइसिस है, ये 3 तरीके के क्राइसिस यहाँ पे होते हैं। सिकल सेल क्राइसिस जो है वो 3 तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो क्राइसिस देखने को मिलता है, जो मोस्ट कॉमन टाइप रहता है, उसको बोलते हैं वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस। ये सवाल आए हुए एग्जाम के अंदर, इसको समझिएगा। वेजो वर्ड फॉर ब्लड वेसल और ओक्लूजन वर्ड फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। हमने पढ़ा कि जब भी बॉडी में हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, तो आरबीसी जो है वो हीमोग्लोबिन ए जो है उसमें एस में कन्वर्ट हो जाता है और आरबीसी जो होती है वो सिकल सेल की हो जाती है। जब आरबीसी सिकल सेप की होती है, आरबीसी का सेप जो होता है वो सिकल सेप का होता है, तो वो आरबीसी क्या होती है, वहां पे कैपिलरीज के अंदर स्टक हो जाती है और कैपिलरी में स्टक होने के बाद में वो आरबीसी जो होती है ऑब्स्ट्रक्शन करती है ब्लड के फ्लो में। ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से आगे के एरिया के अंदर, ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से आगे के सेल और टिश्यू के अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, वहां पे इन्फेक्शन होता है, टिश्यू में नेक्रोसिस होता है और नेक्रोसिस होने की वजह से टिश्यू में पेन और स्वेलिंग और इस तरीके के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ये ब्लड की स्टेसिस है और स्टेसिस के कारण इसीमिया होता है, इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से फीवर, पेन और टिश्यू एनगोजमेंट इसके सिम्टम होते हैं, है ना। इसमें फीवर, पेन और टिश्यू इन्फ्लामेशन, टिश्यू का क्या होगा? इन्फ्लामेशन। और ये क्यों हुआ? लेस सप्लाई। और सप्लाई क्यों हुई? क्योंकि ब्लड वेसल में क्या हो गया है? ओक्लूजन। तो ये मोस्ट कॉमन है ना, मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन टाइप का क्राइसिस है। क्राइसिस में सबसे कॉमन होता है वेको ओक्लूसिव क्राइसिस। फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन, लेस ब्लड सप्लाई, इन्फेक्शन, टिश्यू नेक्रोसिस, फीवर, पेन और इन्फ्लामेशन के साइन वहां देखने को मिलते हैं। दूसरे तरीके का कॉम्प्लिकेशन जो होता है, जो थोड़ा हम कह सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग है, जो जानलेवा क्राइसिस, मतलब कॉमन कौन सा होगा? जैसे 100 बच्चे अगर सिकल सेल एनीमिया के हैं तो ज्यादातर बच्चों में वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस होगा, लेकिन जो जानलेवा, ये जो खतरनाक टाइप का क्राइसिस होता है उसको हम बोलते हैं स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन। स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? स्प्लीन के अंदर, स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन क्या है? ये एक लाइफ थ्रेटनिंग मतलब डेंजरस, जानलेवा, थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग मतलब डेंजरस और जानलेवा कॉम्प्लिकेशन है, जिसके अंदर क्या होता है? पुलिंग होती है ब्लड की स्प्लीन के अंदर। हमें पता है कि आरबीसी जो है उसका लाइफ स्पैन 120 से कितने दिन का होगा? 20 दिन का। तो आरबीसी सारी की सारी कहाँ पे जा रही है? स्प्लीन के पास में। और कहाँ रुक रही है? स्प्लीन में। तो ब्लड की जो पुलिंग है ना, पुलिंग ऑफ ब्लड, पुलिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की जो पुलिंग है, पुलिंग ऑफ ब्लड किसके अंदर? इन द स्प्लीन। पुलिंग ऑफ ब्लड इन द स्प्लीन। स्प्लीन के अंदर ब्लड की क्या होती है? पुलिंग। और जब सारा ब्लड सर्कुलेशन से किस में चला जाएगा? स्प्लीन के अंदर। तो स्प्लीन के अंदर जाए तो आरबीसी वहां पे टूट रही है, और जब आरबीसी टूट जाएगी तो बॉडी में क्या हो जाएगा? एनीमिया। तो इसमें सीवियर एक तो एनीमिया होता है प्रोफाउंड टाइप का, है ना। इसके क्या साइन देखने को मिलेंगे? तो एक तो होता है प्रोफाउंड एनीमिया। प्रोफाउंड क्या देखने को मिलता है? एनीमिया। और दूसरी प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगी? जब ब्लड सारा का सारा किस में चला गया है? स्प्लीन के अंदर, ब्लड की पुलिंग स्प्लीन में हो गई है, तो सर्कुलेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगी कंडीशन? हाइपोवोल्यूमिया। क्या देखने को मिलेगा? हाइपोवोल्यूमिया। सर्कुलेशन के अंदर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम, हाइपोवोल्यूमिया। और पेशेंट किस में चला जाएगा? हाइपोवोल्यूमिक शॉक के अंदर। मोस्ट कॉमन टाइप का सिकल सेल क्राइसिस है वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस, जिसमें तो सप्लाई नहीं होती है टिश्यू और सेल को। और डेंजरस है स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन, जिसमें ब्लड की पूलिंग हो जाती है किसमें? स्प्लीन में। और सारी आरबीसी वहां क्या होगी? टूटेगी। तो बॉडी में क्या हो जाएगा? प्रोफाउंड एनीमिया। सारा ब्लड अगर स्प्लीन में पुल हो जाएगा तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हो जाएगा? हाइपोवोल्यूमिया। और वहां पे क्या कंडीशन बन जाएगी? शॉक की कंडीशन हो जाएगी। तीसरा टाइप का जो सिकल सेल क्राइसिस देखने को मिलता है उसको बोलते हैं एप्लास्टिक क्राइसिस। एप्लास्टिक क्राइसिस
के कारण क्या होता है, क्यों होता है? तो एप्लास्टिक वर्ड का मतलब होता है बोन मैरो से ब्लड सेल का सिंथेसिस नहीं होना। तो यहाँ पे डिमिनिश हो जाता है प्रोडक्शन किसका, रेड ब्लड सेल का फ्रॉम बोन मैरो। तो डिक्रीज हो जाता है क्या, डिक्रीज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो क्या हो जाता है, कम। अच्छा, प्रोडक्शन कम क्यों हुआ? ड्यू टू एनी वायरल इन्फेक्शन, बोन मैरो सप्रेस हो गया, क्योंकि ये बच्चा इन्फेक्शन के प्रति बहुत ज्यादा प्रोन है। वायरल इन्फेक्शन हुआ और बोन मैरो का क्या हो गया, सप्रेशन। तो प्रोडक्शन तो क्या हो गया, आरबीसी का कम हो गया, और डिस्ट्रक्शन इस बीमारी की वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा। तो इंक्रीज हो रहा है क्या, डिस्ट्रक्शन। तो प्रोडक्शन जो है वो आरबीसी का तो कम हो रहा है, और डिस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा। डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, सिकल सेल डिजीज की वजह से। और प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है, ड्यू टू एनी वायरल इन्फेक्शन, किसका, रेड ब्लड सेल का। और अगर ऐसा होगा, आरबीसी बंद तो रही नहीं है और डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है ना, किचन के अंदर खाना बन तो कम रहा है और खा ज्यादा लोग रहे हैं, तो डेफिनेटली खाना खत्म हो जाएगा। तो सर्कुलेशन के अंदर आरबीसी जो है वो लगभग खत्म हो जाती है, इसको हम बोलते हैं प्रोफाउंड एनीमिया। तो यहाँ भी क्या देखने को मिलेगा, प्रोफाउंड एनीमिया, है ना, बॉडी में सीवियर एनीमिक कंडीशन हो जाएगी। और प्रोफाउंड एनीमिया के अलावा वहां पे क्या देखने को मिलता है, पेलरनेस, है ना, बॉडी के अंदर पेलरनेस देखने को मिलेगा एनीमिया की वजह से। तो ये कॉम्प्लिकेशन के रूप में एलाइज होता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर। सिकल सेल क्राइसिस, वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस, स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन और एप्लास्टिक क्राइसिस, ये देखने को मिलता है सिकल सेल क्राइसिस की कंडीशन के। अगला केयर की बात करें, हम एजुकेशन की बात करें, सिकल सेल एनीमिया के मरीज को क्या एजुकेशन देना वहां पे जरूरी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, अवॉइड करें, क्या चीज अवॉइड करनी है, टाइट फिटिंग क्लॉथ दैट रेस्ट्रिक्ट द सर्कुलेशन। टाइट फिटिंग वाले क्लॉथ जो है वो इस पेशेंट को यूज में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सर्कुलेशन को क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो टाइट फिटिंग क्लॉथ जो है वो यूज नहीं लेना होता है, लूज क्लॉथ वहां पे पहनना होता है। इसके अलावा स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज, है ना, स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज और एग्जासर्बेशन जो है वो ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से ऑक्सीजन की डिमांड जो है, इंक्रीज O2 डिमांड बढ़ जाती है। और ऑक्सीजन की डिमांड जब भी बढ़ती है बॉडी में, आरबीसी जो है ऑक्सीजन की डिमांड जब भी उसमें बढ़ती है, तो वहां पे क्या होने लग जाएगा, जो है हाइपोक्सिक कंडीशन होगी, और उसी समय जो है हीमोग्लोबिन एस में कन्वर्ट होगा और आरबीसी की क्या हो जाएगी, सिकलिंग। तो स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज जो है इस मरीज को जो है अवॉइड करना होता है। इसके अलावा कोल्ड एनवायरनमेंट जो होता है, कोल्ड टेम्परेचर जो है वो अवॉइड करना होता है, क्योंकि ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। क्या करते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। एक कोल्ड एनवायरनमेंट और एक स्मोकिंग, दो ऐसे चीजें हैं जो क्या करती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। और अगर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा होगी तो फर्दर जो है आगे के एरिया में हाइपोक्सिया होगा, ब्लड की सप्लाई कम होगी, और ब्लड की सप्लाई कम होगी तो वहां पे सिकलिंग होगी। तो स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस, कोल्ड टेम्परेचर और स्मोकिंग जो है वहां पे क्या करना है, अवॉइड करना है। ये क्या करते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिया। इसके अलावा इस तरीके के मरीज को जिसको सिकल सेल एनीमिया, उसको अल्कोहल जो है वो अवॉइड करना होता है, अल्कोहल का इंजेक्शन नहीं करना होता है। वैसे भी अल्कोहल किसी को भी इंजेक्ट नहीं करना होता है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक बात क्या है, अल्कोहल लेने से क्या प्रॉब्लम होगी। तो अल्कोहल जो है वो ट्रिगर का काम करता है, ट्रिगर। अल्कोहल ये ट्रिगर करता है, और किसको ट्रिगर करता है, क्राइसिस को। तो ये ट्रिगर का काम करता है और क्राइसिस को ट्रिगर करता है, मतलब अल्कोहल के कंजप्शन से क्राइसिस जो है वो ट्रिगरिंग होता है, प्रेसिपिटेट होता है, और सिकलिंग क्राइसिस हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हेल्थ एजुकेशन है कि पेशेंट शुड बी अवॉइड टाइट फिटिंग क्लॉथ, शुड बी अवॉइड strenuous exercises, should be avoid cold temperature, smoking and alcohol। बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ एजुकेशन है जो सिकल सेल एनीमिया के मरीज को और उसके रिलेटिव को जरूर देना होता है। अगला इंपॉर्टेंट, अवॉइड करें एलिवेशन ऑफ हेड और बेड। सिकल सेल एनीमिया के बच्चे को जब वो हॉस्पिटलाइज होता है तो उसके हेड और बेड को 30 डिग्री से ज्यादा एलिवेटेड नहीं करें। अच्छा, हेड और बेड को 30 डिग्री से ज्यादा एलिवेशन से क्या होगा, डिक्रीज होगा वीनस रिटर्न। अगर आप 30 डिग्री से ज्यादा एलिवेशन करें तो वीनस रिटर्न जो है वो क्या होगा, कम होगा। और जब वीनस रिटर्न कम होगा तो फर्दर ये किसके लिए जिम्मेदार बनेगा, हाइपोक्सिया के लिए। तो हम वीनस रिटर्न अच्छा अगर चाहते हैं तो हेड और बेड है जो है उसको ज्यादा एलिवेट ना करें, उसको 30 डिग्री से ज्यादा जो है वो एलिवेट ना करें। सिकल सेल एनीमिया का जो बच्चा रहता है उसको पोजीशन जो होती है वो कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर रखना होता है, उसकी पोजीशन जो होती है वो कंफर्टेबल रहना चाहिए। कंफर्टेबल पोजीशन से क्या होगा, एक्सट्रीमिटी जो है बच्चे के ज्यादातर हमें क्या रखने हैं, एक्सटेंड रखने हैं, उससे वीनस रिटर्न जो है वो अच्छा होगा, एक्सटेंड एक्सट्रीमिटी से वीनस रिटर्न अच्छा
अच्छा होगा। तो ज़्यादातर फ्लैट रखना होता है। माइल्ड सा है, अगर उसको जब सिकलिंग क्राइसिस होती है और उसको डिस्निया हो रहा है तो माइल्ड सा एडो बेड एलिवेट कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 30 डिग्री। तो पोजीशन से क्वेश्चन बनता है, ये आपको जरूर ध्यान रखना होता है कि पोजीशन क्या रहनी चाहिए सिकल सेल एनीमिया के अंदर। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया के बच्चे में हाइपोक्सिया डेफिनेटली प्रिवेंट करना होता है। तो वो सारी चीजें जो हाइपोक्सिया के कारण बनती है वो अवॉइड करना होता है। जैसे अगर कोई इंसान जो है वो हाई प्लेस के अंदर रहता है, ऊंचाई के अंदर रहता है, तो ऐसे मरीजों को ऊंचाई के ऊपर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। तो पहाड़ी इलाकों में इनको नहीं रहना चाहिए, ऊंचाई वाली जगह को अवॉइड करना चाहिए, ऊंचाई वाली जगह पे घूमने नहीं जाना चाहिए, है ना। गणेश भगवान के मंदिर पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऊंचाई पे, और उससे क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया, और उससे सिकल सेल क्राइसिस हो सकता है। तो हाइपोक्सिया कराने वाली हर चीज को इसको क्या करना है, अवॉइड करना है। तो हाइपोक्सिया को आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। एनकरेज करें फ्लूइड के इनटेक को। डेफिनेटली फ्लूइड जो है वो डाइल्यूशन का काम करते हैं, और फ्लूइड ज़्यादा देंगे तो परफ्यूजन जो है वो सैलो टिश्यू को अच्छा होगा, और अच्छा परफ्यूजन होगा तो वहाँ पे सिकलिंग क्राइसिस नहीं होगा। तो फ्लूइड इनटेक को बढ़ाना होता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर, और इस चीज़ को हमेशा एनकरेज करें। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, इन्फेक्शन के प्रति प्रोन होते हैं, और निमोनिया अगर बच्चे को हो जाता है तो निमोनिया की वजह से हमने पढ़ा है कि वहाँ पे निमोनिया विद इन्फेक्शन कैन कॉज सिकलिंग क्राइसिस। तो हमें वैक्सीनेशन देना होता है इस तरीके के मरीज को। न्यूमोकोकल वैक्सीन आता है जो 5 साल, है ना, हर 5 साल में, ईच 5 ईयर, हर 5 साल में एक बार जो है वो न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है देना होता है, 5 साल में एक बार। और फ्लू वैक्सीन जो होता है वो हर साल देना होता है। फ्लू वैक्सीन जो होता है वो ईच ईयर देना होता है, हर साल फ्लू वैक्सीन, और न्यूमोकॉक्सिल वैक्सीन ईच वंस इन ए 5 ईयर, ईच 5 ईयर, 5 साल में एक बार न्यूमोकोकल, और हर साल देना होता है फ्लू वैक्सीन। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इन्फेक्शन को बचाने में मदद करेंगे वैक्सीन। और बीमारी का जो मेन रीजन था जेनेटिक प्रॉब्लम, तो जेनेटिक काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। ये बच्चा जिसको सिकल सेल एनीमिया है, ये फर्दर सिकल सेल एनीमिया वाले बच्चे जो है इनके बर्थ होंगे। जेनेटिक काउंसलिंग जरूर करें, पेरेंट्स को समझाएं बीमारी क्या है, किस तरीके से मैनेज होता है, और किस तरीके से बीमारी स्प्रेड होती है। तो जेनेटिक काउंसलिंग की वहाँ पे ज़रूरत रहती है सिकल सेल एनीमिया के अंदर। तो ये सारा का सारा जो है सिकल सेल एनीमिया का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, सिकल सेल एनीमिया का मैनेजमेंट रहता है। सिकल सेल एनीमिया में होने वाले 3 तरह के क्राइसिस, वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस, स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन और एप्लास्टिक क्राइसिस, उसको आपको याद रखना है। और मेडिकेशन जो कि सिकल सेल एनीमिया में मदद करती है, ड्रग्स, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट है हेल्थ एजुकेशन। मैनेजमेंट से ही एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन बने सिकल सेल एनीमिया के, तो आपको मैनेजमेंट जो है सिकल सेल एनीमिया का अच्छे से आना चाहिए। फ्लूइड की इंपॉर्टेंसी, ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंसी, पेन का मैनेजमेंट, बेड रेस्ट की इंपॉर्टेंसी सिकल सेल एनीमिया में, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर होना चाहिए इस बीमारी के अंदर। लास्ट है डाइट जो है वो सिकल सेल एनीमिया में किस तरह की देनी होती है। तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर हाई कैलोरी डाइट देवें, हाई प्रोटीन डाइट देवें, और आरबीसी जो है उसका फॉर्मेशन, कभी कभी बोन मैरो में प्रॉब्लम हो जाती है तो फोलिक एसिड जो है वो सप्लीमेंट के रूप में देवें, ताकि आरबीसी का सिंथेसिस अच्छे से हो, है ना। तो हाई कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट विद फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ये सिकल सेल एनीमिया में फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है इस तरह की डिजीज के अंदर। तो यहाँ पे आपको फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन भी डाइटरी मैनेजमेंट में स्पेसिफिक ध्यान रखना होता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया का मैनेजमेंट था। जो हमने सिकल सेल एनीमिया का डेफिनेशन, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसके कोजेज, उसका जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, और उसका हेल्थ एजुकेशन क्या रहेगा, या क्या चीज़ें समझानी होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। क्लास इज डिसमिस्ड।